गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं सभी? सभी अच्छे हैं। और सभी लॉकडाउन के इस अवधि में, विद्यालय बंद की अवधि में विभिन्न शिक्षकों के द्वारा बनाए गए वीडियो को ज़रूर देखते होंगे। और आज सभी बच्चों का मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, आप सभी बच्चों को पसंद आता होगा। तो चलिए, फिर से मैं मुकेश सर आप सभी बच्चों के बीच शामिल हुआ हूँ। वर्ग 8 का आधुनिक भारत, जो कि इतिहास का सब्जेक्ट है, और उसमें आज हम लोग पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक भाग 6 देखेंगे। लेकिन भाग 6 देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा भाग 5 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो भाग 5 में हम लोगों ने मराठों के साथ संघर्ष को पढ़ा था। सर्वोच्चता की दावा जो अंग्रेज किसी तरह से मुगल सम्राट से खींचकर अपने सिर पर लाना चाहते थे, उसके बारे में पढ़ा। और विलय का सिद्धांत हम लोग पढ़े थे, जिसमें विभिन्न देशी रियासतों को हड़प की नीति, अधिग्रहण की नीति के तहत जो है ये अंग्रेजी साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया। आज हम लोग पढ़ेंगे नए शासन व्यवस्था, यानी जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे नए शासन व्यवस्था भाग 6 में। तो हम लोग यहाँ पर भी नए शासन व्यवस्था को जो है 5-6 टॉपिक में हम लोग इसको पढ़ेंगे, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और याद करने में आसानी होगी। तो बच्चों, एक सवाल है कि भारत का प्रथम जनरल गवर्नर कौन था? क्या आपको मालूम है? नहीं मालूम है? चलिए, आज हम लोग मालूम करते हैं कि भारत का पहला जनरल गवर्नर कौन था। तो जैसे ही आप फर्स्ट टॉपिक में आएंगे बच्चों, और एक थोड़ा सा भी आप लोग कहना है कि जैसे ही जो व्हाइट बोर्ड में मैं लिख देता हूं, उससे आप लोग वीडियो को रोक कर और विभिन्न टॉपिकों को अपने कॉपी में लिखेंगे। थैंक यू। तो देखेंगे कि वारन हेस्टिंग्स जो है 1773 से 1785 तक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना। यानी कहने का अर्थ यह है कि भारत का प्रथम जनरल गवर्नर जो थे वो वारन हेस्टिंग्स थे, और वह 1773 से 1785 के बीच में जो है वह भारत देश के गवर्नर जनरल रहे। और इस अवधि में वारन हेस्टिंग्स ने भारत में राज्य के विस्तार एवं सुदृढ़ी में हेस्टिंग्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें हम लोग जो है ये देखे थे कि किस प्रकार से जो है विभिन्न युद्धों को लड़के, है ना, बहुत सारे राज्यों का विस्तार किया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसी दौरान जो है वारन हेस्टिंग्स ने, इसके समय में कंपनी ने बंगाल, बम्बई और मद्रास में सत्ता स्थापित की थी। याद रखिएगा कि वारन हेस्टिंग्स के ही समय में बंगाल, बम्बई और मद्रास में जो है ये सत्ता हासिल की थी। और उसी दौरान जो है यहाँ पर एक प्रशासकीय इकाई, यानी इन तीनों को, बंगाल, बम्बई और मद्रास को जो है एक प्रशासकीय इकाई की जो है 3 प्रशासकीय इकाई की स्थापना किया, और इसे हम लोग प्रेसिडेंसी भी कहते हैं। यानी बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी यहीं से, इन तीनों से ही जो है भारत का संपूर्ण, है ना, प्रशासन इन्हीं तीनों जगह से चलती थी। उसके बाद देखेंगे बच्चों कि हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय व न्यायिक सुधार किए थे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वारेन हेस्टिंग्स ने जो है प्रशासनिक और न्यायिक जो है बहुत तरह का सुधार जो है के रूप में भी वारेन हेस्टिंग्स को जाना जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों की न्यायिक व्यवस्था के तहत हर जिले में फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत की स्थापना हुई थी। यानी वारेन हेस्टिंग्स के का ही देन है कि हर जिले में फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत का जो है यह स्थापना किया गया था। प्रत्येक जिला में जिला कलेक्टर दीवानी अदालतों के मुखिया होते थे। यानी दीवानी जो अदालत होती थी, शासकीय अदालत जो शासन चलाते थे, शासकीय का
जो होते थे वो जिला कलेक्टर, जैसे कि आजकल के जो डीसी होते हैं वो एक जिला के मालिक होते हैं, है ना। तो समझ लीजिए कि जो अभी डीसी जो व्यवस्था है, उपायुक्त की जो व्यवस्था है, वो उसी समय से चलते आ रही है, जो अभी तक चल रही है। तो जिला कलेक्टर जो होता था वो दीवानी अदालतों का मुखिया होता था। और कलेक्टर का जो यहाँ पर ध्यान देंगे, कलेक्टर का मुख्य कार्य उस समय क्या था कि मुख्य काम जो था लगान और कर का संग्रह करना होता था। यानी जो उस समय का कलेक्टर का काम था, मुख्य काम था कि लगान तथा कर का यानी टैक्स का जो है वह संग्रह करता था। वह न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारी की सहायता से जिला में कानून व्यवस्था को बनाए रखता था। यानी कलेक्टर जो होता था, न्यायाधीश और जिला पुलिस अधिकारियों की सहायता से वो अपने जिला में कानून व्यवस्था को बनाए रखता था। कलेक्ट्रेट कलेक्टर का कार्यालय होता था। यानी कलेक्ट्रेट जो होती थी वह क्लस्टर का कार्यालय होता था, जहां से वह प्रशासन का संचालन करता था। तो जो अभी हम लोग हर जिला में जिला मुख्यालय होता है ना, तो वह जिला मुख्यालय से ही उस जिले का पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो देखी जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे आगे पॉइंट है फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत मतलब जज के रूप में, है ना। तो जज जो होते थे वो काजी और मुफ्ती होते थे, जिसके अधीन पर उन पर कलेक्टर का निगरानी होता था। यानी जो अदालत होती थी, जज का काम जो है वो काजी और मुफ्ती करते थे, लेकिन इस पर भी जो है कलेक्टर का निगरानी रहता था। यानी कलेक्टर उस समय जो है बहुत बड़ी पद समझा जाता था, और आज भी हम लोग डीसी को बहुत बड़ा पद देते हैं कि भाई डीसी हैं। तो उसी तरीके से जो है कलेक्टर जो है वो पूरे उस जिले का एक तरह से मालिक होता था। और एक चीज ध्यान देंगे बच्चों, ये जो लास्ट जो पॉइंट है उसको आप लोग थोड़ा सा अपने कॉपी में साफ साफ लिख लेंगे कि 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, एक कानून बना, और उसी के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कभी आपको अगर एग्जाम में आ जाएगा कि भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय अगर है तो वो थे कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कब? 1773 में, ठीक है। यानी वारन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नए शासन व्यवस्था की शुरुआत जो है भारत में की गई। पहले जो था वारन हेस्टिंग्स के पहले जो है यहाँ पर मुगल सम्राट की तहत यहाँ शासन होता था, लेकिन जब धीरे धीरे अंग्रेजों का अधीन आ गया तो वह बहुत तरह के जो है फेरबदल भारतीय शासन प्रणाली व्यवस्था में करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी की सेना, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, आप लोग सभी बच्चे जो है इसको वीडियो को पॉज करके जो है मेन टॉपिक्स को उतार लेंगे। इसमें लोग देखते हैं कंपनी की सेना। तो हम लोग देखते हैं कि पहला जो टॉपिक है वो मुगल सेना की ताकत घुड़सवार और पैदल सेना थी। तो उस समय जो मुगल शासक जो थे वो घुड़सवार और पैदल सेना ही रखती थी, जिसे तीरंदाजी और ताकतवर तलवारबाजी का प्रशिक्षण लगातार दिया जाता था। तो मुगल लोग क्या करते थे कि उस समय जो है घुड़सवारी और जो पैदल सेना थी उसको तलवारबाजी और तीरंदाजी सिखाने का प्रशिक्षण जो है लगातार दिया जाता था। ग्रामीण इलाकों में भी मुगलों की सशक्त किसानों की एक बड़ी सेना होती थी। यानी ग्रामीण इलाका में, जैसे कि हम लोग सामंतवाद में पढ़ चुके हैं कि सामंत लोग भी जो है सेना रखते थे, जमींदार भी जो है अपनी सेना रखती थी। यानी स्थानीय जमींदार भी मुगलों को आवश्यकता अनुसार सिपाही की जरूरत को पूरा करती थी। यानी मुगल सम्राट भी सेना रखते थे, और जो बड़े जमींदार होते थे उनके पास भी जो है सैनिकों की एक टुकड़ी होती थी, और जब कहीं आवश्यकता पड़ता था तो उन जमींदारों से जो है वो सिपाही ली जाती थी, उनकी जरूरतों को पूरा किया जाता था। यहाँ तक कि अवध और बनारस में किसानों को भी सेना में शामिल करने के पश्चात उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। यानी अवध और बनारस में हम लोग देखेंगे कि वहाँ किसानों को भी सेना में शामिल कर लिया जाता था, और उसके बाद में उसे ट्रेनिंग दिया जाता था ताकि वह पेशेवर सैनिक बन सके। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि
जो ये तीन चीजें हम लोग देखें कि मुगल सेना थी, मुगल सम्राट जो थी वो वहां पर जो है लोकल में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी सैनिकों को रखती थी ताकि आवश्यकता पड़ने पर वहां के सैनिकों से सहायता लिया जा सके। सेम डिटो जो है वो कंपनी भी जो है इसी कंपनी भी अपनी सैनिक ताकतों को बढ़ाने के लिए सैनिकों की भर्ती का यही तरीका अपनाया और उसका नाम दिया सिपाही कहा जाता था। यानी जो मुगल सम्राट या मुगल सेना में जो नियम थे सेम टू सेम जो है कंपनी भी इसी तरह का, इसी मॉडल का, इसी तरीके से जो है सेना को अपनाया और उसका नाम दिया सिपाही। एक चीज ध्यान देना है बच्चों, 1820 में है ना, 1820 में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होने लगी तथा पैदल टुकड़ी की जो है महत्व जो है बढ़ता गया, क्योंकि घुड़सवार में घोड़े की जरूरत पड़ती थी और खर्च बचाने के लिए शायद जो है घुड़सवार की टुकड़ियों को जो है कम किया गया और पैदल टुकड़ियों की जो है मांग जो है ज्यादा बढ़ते गई। यहाँ तक कि उस समय जब अंग्रेज जो है बर्मा और अफगानिस्तान और मिस्र में ब्रिटिश फौजें लड़ रही थी, जिसके कारण से अंग्रेजों ने अपनी सेना को जो है यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण एवं अनुशासित करना प्रारंभ कर दिया। यानी जब अंग्रेज लोग बर्मा में, अफगानिस्तान में और मिस्र में जब फौजी लड़ाई लड़ रही थी तो यहाँ के किसानों को भी जो है यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण और अनुशासित करना प्रारंभ कर दिया गया। और इसी कड़ी में देखेंगे बच्चों कि जब वो यहाँ के सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण देना स्टार्ट कर दिया गया, तो चूंकि भारत देश में जाति और समुदाय बहुत ही क्या कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी बिंदु था कि यहाँ पर जाति और समुदाय में अक्सर लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन कभी कभी क्या होते थे कि अंग्रेज लोग जो है इस यूरोपीय ढंग से सशक्त करने में जाति और समुदाय का भी ध्यान नहीं रखते थे, जिसके वजह से सेना में असंतोष बढ़ा। और हम लोग सभी जानते हैं कि 1857 का जो पहले सैनिक विद्रोह से ही जो है ये महान विद्रोह का रूपरेखा तैयार किया गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कंपनी की जो सेना थी वो मुगल सेना का ही अनुसरण करती थी। आगे का बिंदु है बच्चों कि अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि धीरे धीरे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है धीरे धीरे व्यापारिक कंपनी से एक औपनिवेशिक शक्ति बनती गई, है ना। तो धीरे धीरे साम्राज्य का विस्तार होते गया और यहाँ पर जो व्यापारिक कंपनी थी धीरे धीरे यहाँ पर शासक कंपनी, औपनिवेशिक कंपनी के रूप में उभरी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भाप की जो मशीनें हुई, भाप के सहारे चलने वाले समुद्री जहाजों के कारण अब अंग्रेज अपने परिवार को आसानी से भारत लाने लगे। क्योंकि जब भाप शक्ति का आविष्कार हुआ तो जो भाप से समुद्री जहाज चलते थे उससे अंग्रेज लोग जो है अपने परिवार को भी भारत लाने लगे। एक चीज यहाँ ध्यान देना है बच्चों कि पहले इन्हें समुद्री यात्रा में 6 से 8 महीने का समय लगता था, लेकिन भाप शक्ति चलने की वजह से यह जो है 2 से 3 सप्ताह में ही जो है वह भारत का जो दूरी रह गया। पहले 6 से 8 महीना लगता था, अब जो है 2 से 3 सप्ताह में ही जो है अंग्रेज लोग भारत में जो है अपनी यात्रा को पूरा करने लगे। और यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों कि 1857 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप में 63% भूभाग और लगभग 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन जो है स्थापित हो चुका था, यानी 1857 तक। और शेष जो जनसंख्या थी वो अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के प्रभाव में थी। तो यहाँ पर हम लोग एक चित्र देख सकते हैं बच्चों कि यह जो पीला घेरा है वह बताता है ब्रिटिश शासन के अधीन का क्षेत्र। तो ये हम लोग देख सकते हैं 1797 का यह नक्शा है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मात्र अंग्रेज जो थे 1757 में कुछ ही इलाका पर जो है ये अंग्रेज फैले हुए थे, लेकिन आप देखेंगे कि 1840 में यह देखिए बहुत सारा जो पीला पीला भाग दिखाई दे रहा है वह ब्रिटिश शासन के अंतर्गत में आ गए। और 1857 में प्रायः आप देख सकेंगे कि बहुत सारा क्षेत्र जो है वह अंग्रेजों के अधीन में आ गया।
तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 1857 तक प्रायः भारत का बहुत सारा हिस्सा जो है वह अंग्रेजों के अधीन चला गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि भारत पर जो है अंग्रेजों का किस प्रकार से साम्राज्य फैलता गया। अब हम लोग आज जो है वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम लोग अगला जो वीडियो बनेगा उसमें अभ्यास भी सम्मिलित रहेगा और हम लोग देखेंगे झारखंड में कंपनी का प्रवेश, यानी झारखंड में कंपनी का प्रवेश कैसे हुआ, किस रूप से हुआ, है ना। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे और इसका अभ्यास भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से आज हम लोग यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और सभी से रहेगा कि वीडियो को आप लोग पॉज करके मेन मुख्य बिंदुओं को आप लोग कॉपी पे उतार लेंगे और उसे थोड़ा सा याद करेंगे ताकि परीक्षाओं में आपको आसानी होगी। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।